हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में। इसके पहले मैं डायबिटीज़ के बारे में वीडियोस बना चुकी हूँ, तो उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स होते क्या है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, जैसा कि उनके नाम से समझ में आ रहा है, उनके नाम में क्या क्या लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है ओरल, यानी कि दे विल बी गिवन बाय ओरल रूट। और नेक्स्ट चीज़ आती है हाइपो, यानी कि कम करना, डिक्रीज करना। ग्लाइसेमिक यानी कि समवॉट विच इज रिलेटेड टू ब्लड शुगर, मतलब शुगर। और ईमिया मतलब होता है ब्लड। ईमिया सफिक्स जब हम लगाते हैं तो वो कहता है कि ब्लड के बारे में बात चल रही है, यानी कि द ड्रग्स विच आर यूज्ड to lower blood glucose levels and are taken orally are known as oral hypoglycemic agents। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप फास्टिंग शुगर टेस्ट करवाते हैं तो फास्टिंग शुगर टेस्ट आपका 1970 से लेकर की 99 mm पर डेसीलीटर इतनी वैल्यू आती है आमतौर पर आपके फास्टिंग शुगर की, है ना, जो कि हम खाने से पहले लेते हैं। उस टेस्ट की इतनी वैल्यू आती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी वैल्यूज़ जो है वो कहाँ तक जा रही है, 120 130 इतने तक जा रही है, इट मीन्स आप डायबिटिक हो सकते हैं। और उस केस में आपको फिर ये वाली मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जिसमें से आमतौर पर डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 टाइप 2 दो होते हैं। उसमें से टाइप 2 के लिए आप आमतौर पर ये वाले ड्रग्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि टाइप 1 के अंदर तो आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। अब उसमें जो डाउट है आपको कि टाइप 1 क्या है 2 क्या है, उसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेगी, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि क्या क्लासिफिकेशन है इन ड्रग्स का। जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं, कहने चाहिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होती हैं, उनकी 5 क्लासेस होती हैं। सबसे पहली क्लास होती है सल्फोनिल यूरिया, सेकंड होती है बाइग्योनाइड्स, थर्ड होती है मैग्लिटेनाइड, फोर्थ होते हैं थायाजोलिडीन डायोन्स एंड लास्ट होते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। इस वाले वीडियो के अंदर हम 1 2 3 इन 3 क्लासेस की बात करेंगे। इन दो के लिए हम फर्दर अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो क्लास है वो है सल्फोनिल यूरियाज। सबसे कॉमनली यूज होने वाली ड्रग्स हैं ये। इसमें 2 तरीके के क्लासिफिकेशन है, मतलब इसके अंदर 2 सब क्लासेस आ जाती हैं। फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स और सेकंड है सेकंड जनरेशन ड्रग्स। फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज में आ जाते हैं टॉलब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड। सेकेंड जनरेशन के अंदर आ जाते हैं ग्लिबेन क्लामाइड, ग्लिपिजाइड एंड ग्लाइक्लाजाइड। बाइग्योनाइड्स के अंदर आ जाते हैं मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन। मैग्लेटिनाइड्स के अंदर आ जाते हैं रिपेग्लिनाइड और नटिग्लिनाइड। नेक्स्ट है आपका थायाजोलिडीन डायोन। थायाजोलिडीन डायोन के अंदर आते हैं रोसिग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स के अंदर आते हैं एकार्बोज, मिग्लिटोल और एक और आ जाता है वोग्लीबोज, जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो हम इस सीरीज में सबसे पहले बात करने वाले हैं सल्फोनिल यूरियाज की, यानी कि पहली क्लास की। सल्फोनिल यूरिया ड्रग जो होते हैं उनके नाम में जवाब है कि वो कैसा केमिकल स्ट्रक्चर होंगे, सल्फोनिल ग्रुप के साथ में यूरिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता देती हूँ कि ये ड्रग्स किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि ये ड्रग्स जो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर ले रहे हैं, तो इनका काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि ये इंसुलिन का रिलीज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ताकि इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो करके अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो और ग्लूकोज कम करने का काम करे। सल्फोनिल यूरियाज की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो वो यहाँ से हमको समझना चाहिए। यहाँ पर क्या है, रेज्ड ATP लेवल्स एंड बाइंडिंग ऑफ SUs to the SUR1 lead to closure of ATP sensitive potassium channels। कुल मिलाकर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो सल्फोनिल यूरियाज होते हैं, जो ड्रग होती हैं, वो SUR यानी कि सल्फोनिल यूरिया रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती हैं, जो कि प्रेजेंट होता है बीटा सेल, पैनक्रियाटिक बीटा सेल के अंदर। तो सपोज ये हमारा सल्फोनिल यूरिया ड्रग है, ये सल्फोनिल यूरिया का रिसेप्टर है, ये ड्रग इस पर बाइंड हो गई। बाइंड होने के बाद में क्या होगा, ये जो ड्रग है ना, ये क्या करेगी, पोटेशियम के जो चैनल्स होते हैं, ये जो आपको लाल कलर से दिख रहा है ना, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, पोटेशियम का चैनल। कौन सा, वोल्टेज सेंसिटिव। तो इनको ATP सेंसिटिव, तो इनको
क्या होगा, SUR पर बाइंड होकर ये ड्रग्स क्लोज कर देंगी। ये इनहिबिट का साइन बनाया है मैंने। तो क्या होगा, आपके पोटेशियम चैनल्स हो जाएंगे ब्लॉक। पोटेशियम चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो उस वजह से क्या होगा, आपका इंट्रासेलुलर लेवल बढ़ जाएगा। किसका, पोटेशियम का, क्योंकि चैनल क्लोज हो गए ना, वो बाहर नहीं जा पाएंगे। तो चैनल आपके जो पोटेशियम आयंस है वो आपकी सेल के अंदर ही रह जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, आपकी सेल का इंटरनल पोटेंशियल बहुत पॉजिटिव होगा। उस वजह से जो डिपोलराइजेशन क्रिएट हो रखी है उसके कारण आपके कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, और कैल्शियम चैनल ओपन होने से कैल्शियम की एंट्री होगी सेल के अंदर। और हम सभी जानते हैं कि जब कैल्शियम की एंट्री सेल के अंदर होती है तो वो क्या करवाता है, वो वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस करवाता है। तो वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस होगा और उनमें एनक्लोज्ड इंसुलिन बाहर आ जाएगा। ठीक, अब इतने से ही काम नहीं बनेगा, ये ड्रग्स आपकी फर्दर मदद करेगी। कैसे, क्योंकि ये जो इंसुलिन है जो बाहर निकला है, अब ये जाएगा और ग्लूकोज लेवल्स को अपने हिसाब से ऑल्टर करेगा। तो आपकी बॉडी में प्रेजेंट ग्लूकोज भी इस काम में हेल्प करेगा। कैसे करेगा, ग्लूकोज GLUT2 ट्रांसपोर्टर के मदद से सेल के अंदर आएगा और यही ग्लूकोज अंदर जाके ATP ADP रेशियो को बढ़ा देगा। ATP ADP रेशियो जब बढ़ जाएगा तो वो पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर देगा। तो इस वजह से पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, कैल्शियम अंदर जाएगा, वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस होगा, फिर से इंसुलिन बाहर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनिलयूरियाज। उनका सीधा काम है पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करना, कैल्शियम चैनल को ओपन करना, उस वजह से वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस होना। ठीक, आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं इनकी केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर हम जानते हैं किस बारे में, कि जो ड्रग्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है और वो उनमें किस तरीके से सब्स्टिट्यूशंस हो रहे हैं। सल्फोनिलयूरियाज यानी कि यूरिया के स्ट्रक्चर में, यूरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2CO NH2 होता है ऐसा स्ट्रक्चर यूरिया का। तो यूरिया के स्ट्रक्चर के अंदर एक सल्फोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, SO2, इधर एक बेंजीन रिंग, और यहाँ पे R1 R2 आपके सब्स्टिट्यूशंस होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके ड्रग के अकॉर्डिंग किस किस तरीके के सब्स्टिट्यूशन है। बेसिक पेरेंट मॉलिक्यूल को मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है और सब्स्टिट्यूशन को मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है आसानी से समझ आने के लिए। अच्छा, डिस्क्लेमर देना चाहूंगी बीच वीडियो में कि मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो आपको आवाज़ खराब लग सकती है, बट पढ़ाई कीजिए, कंटिन्यू रखिए खराब आवाज़ के साथ में। हाँ जी, तो टॉल ब्यूटामाइड इसको कैसे याद रखेंगे, सल्फोनिलयूरिया का बेसिक पेरेंट मॉलिक्यूल रहेगा। टॉल यानी कि टॉलुवीन, टॉलुवीन के अंदर क्या होता है, बेंजीन में होता है CH3, तो ये हो गया टॉलुवीन। और यह ब्यूटामाइड, ब्यूटा यानी कि ब्यूटाइल चेन। ठीक है, टॉल ब्यूटामाइड का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्लोरप्रोपामाइड। क्लोरप्रोपामाइड में क्या है, क्लोर यानी कि आप टॉल को हटा के क्लोर लगा दोगे अब। फिर नेक्स्ट आता है प्रोप यानी प्रोपाइल, बस खत्म, याद हो जाएगा 2 स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट आता है आपका ग्लिपिजाइड। ग्लिपिजाइड जो है वो कैसे बनेगा, ग्लिपिजाइड के अंदर आपकी एक जगह आ जाएगी साइक्लोहेक्सेन रिंग और बाकी आपके यहाँ पर आ जाएगी एक ये लॉन्ग चेन, जिसमें क्या है आपका, जिसके अंदर आपको ये क्या दिखाई दे रही है, एक पायराजीन रिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे ये जो PIZ आया ये पायराजीन से आया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ग्लिमिपिराइड। ग्लिमिपिराइड के अंदर क्या लगेगा, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है, बट साइक्लोहेक्सेन के साथ में एक मिथाइल ग्रुप है, और जो साइड चेन है R1 पर, वहाँ पर आपका पायरोल है, पायरोल के अंदर कीटो ग्रुप है, और बहुत कुछ है, आपको ये बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। लास्ट है ग्लाइक्लाजाइड। ग्लाइक्लाजाइड के अंदर सिंपली टॉलुइन जैसा ही CH3 है, और लास्ट में आपकी एक फ्यूज्ड रिंग है। ठीक, इतने तरीके का आपका क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गए कौन कौन से, सल्फोनिलयूरियाज के अंदर। फिर अगला आता है इसी सल्फोनिलयूरियाज के अंदर उसके एक्शंस क्या क्या हैं। तो अगर मैं बात करूं पैनक्रियाटिक एक्शंस की, यानी कि वो पैनक्रियाज पे क्या क्या चीज़ें करवाता है, तो सबसे पहले तो ना इंसुलिन का रिलीज बढ़ता है। सीधी सी बात है ना, इंसुलिन का रिलीज तो बढ़ेगा ही, क्योंकि उसका पूरा काम ही ऐसा था इंसुलिन बेस्ड, तो इंसुलिन का रिलीज बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट है, क्योंकि इंसुलिन बढ़ रहा है तो उसका ऑपोजिट कौन होता है, ग्लूकागॉन होता है, तो ग्लूकागॉन का रिलीज घट जाएगा और इंसुलिन बढ़ेगा तो साथ ही साथ आपका सोमैटोस्टेटिन भी यहाँ पर बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा पैनक्रियाटिक इफेक्ट्स। अब एक्स्ट्रा पैनक्रियाटिक एक्शंस में क्या क्या आ जाएगा कि सबसे पहले तो ना ये इंसुलिन रिसेप्टर की तादाद बढ़ाने में हेल्प करेगा और नेक्स्ट चीज़ ये इनहिबिट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को, यानी नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने से ये रोकेंगी ड्रग्स। ठीक, ये एक्शंस हो गए और ये कहाँ हो रहा है, लीवर में। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ड्रग्स का। तो ये जो ड्रग्स हैं ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है ओरल रूट से, तभी तो हम इनको कह रहे हैं ना ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, तो मेनली ओरल रूट से ही दी जाती हैं, तो ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकती हैं। 90% और उससे भी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होती हैं, मीन्स इनका एक्शन थोड़ा लंबा हो सकता है। लो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी टिश्यू पेनिट्रेशन कम है इनका और बॉडी में स्टे नहीं करती हैं। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन। ज़्यादा इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, अनचेंज्ड ही बॉडी से रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट आती है इंटरेक्शन। अगर मैं बात करूँ इंटरेक्शंस की, तो इंटरेक्शंस के अंदर वो ड्रग्स जो सबसे पहले क्या करती हूँ, सल्फोनिल यूरियाज के एक्शन को बढ़ाती हूँ, जैसे कि फिनाइल ब्यूटाजोन, सैलिसिलेट्स और सल्फोनामाइड्स। ये वो ड्रग्स हैं जो कि डिस्प्लेस करती है प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ सल्फोनिल यूरियाज, यानी कि ये प्रोटीन बाइंडिंग को कम करवा देती है सल्फोनिल यूरियाज की और खुद वहाँ बाइंड हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, सल्फोनिल यूरियाज विल बी अवेलेबल फॉर देयर एक्शन, है ना, वो एक्शन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं और उनका एक्शन बढ़ जाता है। बात करें हम सिमेटिडीन और वारफरीन की, तो सिमेटिडीन और वारफरीन जो है उनके एक्सक्रीशन को और मेटाबॉलिज्म को कम करती है, तो इस वजह से सल्फोनिल यूरियाज का काम बढ़ जाता है। नेक्स्ट है वो ड्रग्स जो कि डिक्रीज करती है सल्फोनिल यूरिया के एक्शन को, जैसे कि फिनोबार्बिटोन, फेनेटोइन, रिफैम्पिन। इनका काम होता है इंड्यूस द मेटाबॉलिज्म ऑफ सल्फोनिल यूरियाज, यानी कि सल्फोनिल यूरियाज के मेटाबॉलिज्म को हो सके तो जितना इंक्रीज करना, उस वजह से क्या होगा, आपके सल्फोनिल यूरियाज का एक्शन हो जाएगा कम। नेक्स्ट आती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, सिंपली किसी ना किसी तरीके से ऑपोजिट एक्शन देते हैं, तो इस वजह से ये उनका काम को कम कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर क्या आएगा, कॉमन एडवर्स इफेक्ट होगा हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि ये ड्रग्स ना ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रही है, तो एक हद तक ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा, तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक तो हो गया हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट आपका आता है कि कुछ ड्रग्स की, अगर मैं स्पेसिफाइड ड्रग्स की बात करूं तो यहाँ पर ना क्लोरप्रोपेमाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्लोरप्रोपेमाइड क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, वो बहुत जल्दी बहुत देर तक इफेक्ट देती है, तो इस वजह से इसके साथ में हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ अगर टॉल ब्यूटामाइड की, तो टॉल ब्यूटामाइड के अंदर ये है कि वो एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, यानी कि वो देर तक, शॉर्ट एक्टिंग मुझे नहीं कहना चाहिए, इसको मुझे कहना चाहिए कि लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन ड्रग है, यानी कि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ही कम रहता है, तो ये इसके साथ में बहुत कम रिस्क है, लेकिन क्लोरप्रोपेमाइड के साथ में बहुत रिस्क है। नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है कि नॉन स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नौसिया हो सकता है, वॉमिटिंग, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट आती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, जिसमें हो सकता है रैशेस, फोटो सेंसिटिविटी और इसके अलावा ल्यूकोपीनिया, अग्रेनुलोसाइटोसिस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन है, वो मैंने लिख रखा है। नेक्स्ट आते हैं बाइगोनाइड्स। बाइगोनाइड्स के अंदर जो क्लास है, इस क्लास का नाम पहले समझो, है ना, बाइगोनाइड्स यानी कि समथिंग विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्वानिडीन। ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा है ना, यहाँ पर NH, यहाँ पर NH2, यहाँ पर NH2, यहाँ बीच में C, तो इसका नाम है बाइगोनाइड्स, यानी कि ये ग्वानिडीन के दो फॉर्म्स को मिलाकर के बना हुआ है। तो ये रहा आपका एक ग्वानिडीन, ये रहा आपका दूसरा ग्वानिडीन, आपस में मिल गए, बन गया बाइगोनाइड। और उसमें ये जो आपके H2 थे ना, उनमें से एक एक H को रिप्लेस किया, एक कोई भी चेन लगाई, हो गया बाइगोनाइड्स। ठीक है, तो बाइगोनाइड्स जो है उसमें मेन ड्रग है आपकी फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन। ये जो ड्रग्स होती है ना, इनके साथ समस्या क्या है, जब ये बनाई जा रही थी तो देखा गया कि इनके साथ में एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो थी लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिड का
फॉर्मेशन और उस वजह से एसिडोसिस होना। तो ये वाली समस्या इनके साथ बहुत देखी गई। तो भाई साहब उस वक्त क्या किया जाए, तो देखा गया कि इन दोनों में से विच वन इज बेटर। अब इसके साथ समस्या क्या थी, इसमें बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा था और मेटफॉर्मिन में कम, मेटफॉर्मिन का इफेक्ट बेटर था। तो फिर इसलिए मेटफॉर्मिन आज भी कई पेशेंट को चलती है, बट फेनफॉर्मिन जो है वो उतनी कॉमनली नहीं चलती है। बात करूँ स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, बाइगोनाइट का स्ट्रक्चर, बाइगोनाइट का स्ट्रक्चर है ना, बाइगोनाइट याद रहेगा बिल्कुल ऐसा, यहाँ पर भी बाइगोनाइट। ये है मेटफॉर्मिन यानी मिथाइल, तो दोनों तरफ क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया। नेक्स्ट आता है फैनफॉर्मिन, फैनफॉर्मिन यानी फेन यानी फिनाइल, तो फिनाइल ग्रुप आ गया। फिनाइल के साथ में ये इथाइल आपको याद करना पड़ेगा। तो ये हो गया बाइगोनाइट्स के। अगली आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बाइगोनाइट्स। तो बाइगोनाइट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ना कुछ क्लियरली नोन तो नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ हाइपोथेसिस है, ऐसे कुछ पॉइंट्स जो साइंटिस्ट लोगों ने दिए हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता होगा। तो उन कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे समराइज किया गया है। जैसे कि ये सप्रेस करते हैं हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को, कैसे करते हैं पता नहीं, लेकिन ये करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम, इस वजह से ग्लूकोज कम बनता है। एनहांस करते हैं इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज डिस्पोजल को, यानी कि इंसुलिन के थ्रू जो ग्लूकोज का डिस्पोजल हो रहा है मसल्स में, फैट्स में, उसको ये मीडिएट करते हैं, एनहांस करते हैं। नेक्स्ट है रिटार्ड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर हेक्सोज अमीनो एसिड्स एंड विटामिन B12, यानी कि ये ग्लूकोज को या अदर हेक्सोज जो है शुगर्स, उनके इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को भी कम करती हैं ये ड्रग्स। साथ ही एक और काम क्या करती है, इंटरफियर विद माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन, प्रमोट पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, यानी कुल मिलाकर रेस्पिरेटरी चेन जो है उसको ये इंटरफियर करती है उसमें। तो इस वजह से क्या होगा, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, कुल मिलाकर जो बचा कुचा ग्लूकोज है उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इन सभी कारणों से ये क्या कर रही है, आपकी एक तरीके से हेल्प कर रही है इन लोअरिंग द लेवल्स ऑफ ग्लूकोज। अब नेक्स्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स में मेनली है एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, नोसिया, मेटालिक टेस्ट, माइल्ड डायरिया, लैक्टिक एसिडोसिस तो मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ। फिर है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पर देखो ना एब्जॉर्प्शन कम हो रहा था ना इसका भी, तो ये क्या हो गए, इन ड्रग्स के साथ में इशू हो गया कि ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हो गए। अच्छा, ये सारी जो ड्रग्स हो रही है इनका हमको पता ही है कि यूज़ कहाँ पर है, इनका सिंपली यूज़ है आपके डायबिटीज़ के अंदर। अब नेक्स्ट चीज़ आती है मैग्लेटिनाइड, या इन्हीं को हम बोल सकते हैं डीफिनाइल एलानिन एनालॉग्स। मैग्लेटिनाइड के अंदर ज़्यादा कभी कुछ पूछा नहीं जाता है, तो हम उसको कंसाइज ही रखेंगे। एग्जाम्पल्स हैं आपके पैग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड, ये इनका स्ट्रक्चर है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, इसका जो मैकेनिज्म है उसका मैकेनिज्म बिल्कुल आपके सल्फोनिल यूरियाज जैसा है। सल्फोनिल यूरियाज जैसा है मतलब ये क्या करेंगे, सल्फोनिल यूरिया पे जाके बाइंड होंगे रिसेप्टर पे जाके, और फिर उसके बाद में क्लोज कर देंगे आपके पोटेशियम चैनल को, उससे डीपोलराइजेशन होगा जिस वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा और उस वजह से आपका इंसुलिन का रिलीज होगा। बस इतना सिंपल इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किसका, आपके रिपेग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड का। ये जो ड्रग्स होती हैं इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं मैंने मेंशन नहीं किए, प्लीज़ ध्यान से सुन लेना। इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं माइल्ड हेडेक, डिस्पेप्सिया, आर्थरेल्जिया, वेट गेन या डिजीनेस। तो ये कुछ कॉमन इसके साइड इफेक्ट्स हो गए हैं। और अगली चीज़ क्या आती है, इनमें बहुत ध्यान रखना होता है। अगर पेशेंट को पहले से लिवर डिजीज़ है तो इन ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए। आमतौर पे ये ड्रग्स कॉमनली नहीं दी जाती है। मान लीजिए अगर आपके पेशेंट में किसी वजह से आप उनको सल्फोनिल यूरिया नहीं दे पा रहे हो, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस में, तब आप उस केस में ये ड्रग्स दे सकते हो। और ध्यान रखना होगा कि लिवर डिजीज़ आपके पेशेंट को ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 2 और क्लासेस की, थायाजोलिडीन डाइओन्स की और अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स की। वो वीडियो भी आई एम श्योर छोटी ही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आगे अगर बड़े कंटेंट को ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में देखना हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।